नमस्कार, संजीवनी आइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पुनः उपस्थित हो गए हैं उत्तराखंड के इतिहास के द्वितीय अध्याय का अध्ययन करने के लिए। तो हमने द्वितीय अध्याय को पहले भाग 1 के रूप में पढ़ा था और आज हम भाग द्वितीय के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, भाग द्वितीय को पढ़ने से पहले हमें भाग 1 में हमने जो पढ़ा, पहले हम उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, या उससे पहले भी हम देखें कि हमने इस अध्याय के बारे में क्या सीखा। तो हमने ये कहा था कि हम कुड़िंदों के बाद का उत्तराखंड पढ़ रहे हैं और कर्तपुर राज्य से पहले का उत्तराखंड पढ़ रहे हैं, यानी इस काल अवधि के बीच का हम जो है उत्तराखंड पढ़ रहे हैं। तो हमने अध्ययन की सुविधा के लिए इस पूरे समय को 3 हिस्सों में बांटा था। पहला था हमारा गुप्तों के काल का उत्तराखंड, उससे पहले है गुप्तों से पहले का उत्तराखंड और उसके बाद है गुप्तों के पश्चात का उत्तराखंड। मतलब ये गुप्तों से पहले उत्तराखंड में कौन कौन से राजवंश थे, गुप्तों के टाइम पे कौन कौन से राजवंश हैं और गुप्तों के टाइम के बाद कौन कौन से राजवंश होंगे। तो पहले वाला शीर्षक तो हम पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं गुप्तकालीन उत्तराखंड। तो देखिए, अगर हम पहले बात करते हैं गुप्तकालीन उत्तराखंड, तो सबसे पहले हम इसको हेडिंग डाल लेते हैं, अपना हेडिंग डाल लेते हैं। तो हमारा हेडिंग है गुप्तकालीन उत्तराखंड। गुप्तकालीन उत्तराखंड। तो अगर हम इसके बारे में बात करें, इस गुप्तकालीन उत्तराखंड के बारे में, गुप्तकालीन उत्तराखंड, तो पहले बात कर लेते हैं गुप्तों से पहले हमने क्या पढ़ा। तो हमने देखा था, अगर हमें याद करें थोड़ा सा, तो हमने युक्षैल वंश के बारे में बात की थी। हमने जो है ये जो कुड़िंद बचे खुचे थे, हमने उनके बारे में बात की थी। हमने कुलूतों के बारे में बात की थी। हमने गोविशाण के इलाके के बारे में, जैसे मित्र के बारे में हमने जो है राजवंश के बारे में बात की थी, आदि आदि। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि उत्तराखंड में कौन कौन से वंश हैं गुप्तकाल में। तो देखिए, गुप्तकाल में उत्तराखंड में हमें मात्र 2 ही वंश मिलते हैं। तो जो उसमें से जो पहला वंश है उसका नाम है कर्तपुर राज्य। तो कर्तपुर राज्य के बारे में सबसे पहले सीखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि उत्तराखंड में दूसरा राजवंश कौन सा है। तो बात करते हैं कर्तपुर राज्य के बारे में। तो सबसे पहले इस शीर्षक को लिख लेते हैं। तो हम इसकी संख्या डाल देते हैं पहला, और ये है हमारा कर्तपुर राज्य। तो अगर हम इसके बारे में देखें, कर्तपुर राज्य के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा, इसके बारे में क्या खास बात है। तो असल में अगर हम बात करें गुप्तकालीन उत्तराखंड के बारे में, तो गुप्तों का एक बहुत महान राजा पैदा हुआ और उसका नाम हमें सभी को पता है, और उस महान राजा का नाम था समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त ने बहुत बड़ी बड़ी विजय हासिल की और विंसेंट स्मिथ ने उनको जो है भारत का नेपोलियन भी कहा। तो जब पूरे भारत में उन्होंने अपना राजपाट स्थापित कर लिया, तो उत्तराखंड भी इसका अपवाद नहीं था और उत्तराखंड का इलाका भी गुप्तों के अधीन आ गया। तो हुआ ये कि उनका एक अधिकारी है जिसका नाम है हरिशेन। तो समुद्रगुप्त के एक अधिकारी का नाम था और उस अधिकारी का नाम था हरिशेन। तो इतिहास के विद्यार्थियों ने नाम आराम से सुना होगा, भली भांति वो परिचित होंगे। तो इस अधिकारी ने क्या किया, तो इस अधिकारी ने एक पिलर में जो है, जिसे हम प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, तो उस प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजय गाथाओं का पूरा वर्णन किया और उसमें जिन जिन राज्यों को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था उनका पूरा उल्लेख या ब्यौरा दिया है। तो उसमें एक जगह पे लिखा हुआ है कि नेपाल का जो इलाका है, उसका जो पश्चिमी इलाका था, तो उसमें कर्तपुर राज्य था समुद्रगुप्त के अधीन, ऐसा प्रयाग प्रशस्ति में लिखा हुआ है। तो विद्वानों ने तो ये देखा कि अगर नेपाल के पश्चिम में देखा जाए तो ये उत्तराखंड का ही हिस्सा माना जाता है या उसका आकलन किया जाता है। तो प्रयाग प्रशस्ति के आधार पे, प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर पता चलता है कि उस टाइम पे उत्तराखंड में कर्तपुर राज्य था, यह शासन कर रहा था और इसका शासन लगभग कुमाऊं गढ़वाल दोनों ही क्षेत्रों में इसका शासन रहा होगा, ऐसा विद्वानों का अनुमान है। और समुद्रगुप्त के समय यह गुप्तों के अधीन आ गया था। अब बात ये आती है कि अगर हम इस बारे में देखें, इस राज्य के बारे में, तो
एक दिक्कत है। दिक्कत इस बात की है कि ना इसके किसी राजा के बारे में पता चलता है, ना किसी वंश के बारे में पता चलता है, और ये नाम भी जो है केवल और केवल प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया है। यानी कि प्रयाग प्रशस्ति के अलावा ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है जो इस राज्य के बारे में जानकारी दे सके। तो ये विशेष बात है। अब तो कुल मिला के इतना ही पता चलता है हमें। तो ये तो हो गया हम लोगों के लिए, मतलब उन लोगों के लिए जो केवल उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। ये मुख्यतः ये बात उनके लिए जो इतिहास के लिए शौकिया, जिसको जागरूकता के लिए इतिहास को पढ़ते हैं या इतिहास के विद्यार्थी हैं, ये उनके लिए एक बात है और वो इस बात को भली भांति समझ जाएंगे। ऐसा नहीं और लोग नहीं समझ सकते, लेकिन उनको ये बातें सरलता से समझ में आती हैं। तो कहने का भाव ये है कि अगर हम इसके बारे में बात करें तो एक डिटेल्ड जो है वर्णन किया गया है डॉक्टर कटौच के द्वारा, और वो क्या लिखते हैं आप इस बात को समझिए, हम सभी को सरलता से समझ में आ जाएगा। तो कटौच कहते हैं कि जैसे अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है राजशेखर। तो अधिकांश लोगों ने राजशेखर की एक पुस्तक का नाम सुना होगा और इस पुस्तक का नाम है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा ये पुस्तक का नाम है, ठीक है। और उसके अलावा बात करते हैं तो ये जो काव्य मीमांसा है तो उसमें एक बात लिखी हुई है। क्या बात लिखी हुई है? उसमें ये कहा गया है कि जो हिमालय है ना, हिमालय, और इस हिमालय में एक राज्य था कार्तिकेयपुर वंश राज्य। तो ये जो कार्तिकेयपुर राज्य है तो इसका जो शासक था वो एक खशपति शासक था। खशपति शासक था, और ये जो खशपति शासक था ये कार्तिकेयपुर राज्य में राज कर रहा था, ठीक है। ऐसा पता चलता है हमें राजशेखर की काव्य मीमांसा से। अब दो और महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम लिख लेते हैं। एक है विशाख दत्त की एक पुस्तक है, और इस विशाख दत्त की पुस्तक का नाम है विशाख दत्त। तो ये जो है इसकी पुस्तक का नाम, और ये है देवी चंद्रगुप्तम। चंद्रगुप्तम, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक रोचक कहानी है ये। तो देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की है, और इसके अलावा एक पुस्तक है बाण भट्ट का नाम आपने सुना होगा। तो बाण की एक पुस्तक है जिसका नाम है हर्षचरित। हर्षचरित। तो इन पुस्तकों से पता चलता है कि इस कार्तिकेयपुर नामक जिस इलाके के बारे में बात हो रही है वहां का जो शासक था वो खसपति नहीं था बल्कि कोई शकपति शासक था। शकपति शासक था। तो अब इंपॉर्टेंट बात क्या है इस बात को समझिएगा। तो एक अनुमान यह लगाया गया है कुछ विद्वानों के द्वारा कि कार्तिकेयपुर वंश, ये वंश जो था ये अलकनंदा नदी की घाटी में था। अलकनंदा नदी की घाटी में था, और इस अलकनंदा नदी की घाटी में ये वंश जो था वहां पे कोई खशपति या शकपति शासक राज कर रहा था। और अब क्या हुआ इस घटना को ध्यान से सुनिएगा। तो जब महान शासक समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त का समय भी लिख लेते हैं हम, समुद्रगुप्त ना, तो समुद्रगुप्त का समय अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 335 से लेके 375 ईस्वी समुद्रगुप्त का काल है, ठीक है ना। अगर इसको देखा जाए तो 335 से लेकर 375 ईस्वी समुद्रगुप्त का काल है, और जब समुद्रगुप्त ने सारे राजाओं को पराजित किया तो उनके साथ कोई ना कोई नीति अपनाई। तो एक नीति है, और इस नीति का नाम बहुत से लोगों ने सुना होगा, और इसका नाम है कन्योपदान। कन्योपदान, ठीक है ना, कन्योपदान। तो कन्योपदान का मतलब क्या था? तो इस नीति के अंतर्गत समुद्रगुप्त ने इन पराजित राज्यों से कहा कि आपकी कन्या जब विवाह योग्य हो जाएगी तो उसका विवाह केवल मुझसे कराएंगे। तो इन राजाओं के साथ जिनके साथ ये कन्योपदान की नीति अपनाई गई, उन्होंने इसको अपना बहुत बड़ा अपमान माना, लेकिन कर भी क्या सकते थे कि महान शासक समुद्रगुप्त के सामने बोले कौन। लेकिन जब समुद्रगुप्त के पश्चात जो उसका उत्तराधिकारी आया तो उसका नाम था रामगुप्त। रामगुप्त। तो हुआ ये जो रामगुप्त है ये एक अयोग्य शासक था, और जब ये अयोग्य शासक था तो उस टाइम पर शकों को ये मौका मिल गया कि
कि वो अपने अपमान का, अपनी कन्याओं के अपमान का बदला ले सके। तो शकों ने जो है इस रामगुप्त को पराजित कर दिया, और पराजित करने के बाद उसके सामने यह शर्त रखी कि ये अपनी पत्नी, जिसका नाम ध्रुव देवी है, तो ध्रुव देवी का विवाह शक राजा के साथ कर दे। ऐसी भारतीय इतिहास में कथा प्रचलित है। तो कुछ विद्वान, अब वापस आइए, तो कुछ विद्वान ये कहते हैं इन किताबों के आधार पे कि वो शकपति असल में खशपति शासक था, शकपति खशपति शासक था, जो कि कार्तिकेयपुर राज्य का था, और उसकी राजधानी का नाम कार्तिकेयपुर था, और वो अलकनंदा नदी की घाटी में थी, और यही राज्य जो था कर्तपुर कहलाता था, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। यानी कि इसे खश राजा माना जा रहा है, कर्तपुर शासक जो है उसे खश राजा या शक राजा कहा जा रहा है, जिसने रामगुप्त यानी गुप्त राजा को पराजित किया था। अब एक बात और है, तो श्री यशवंत सिंह कठौच जो हैं वो क्या कहते हैं, इस बात को भी सुनिएगा। तो कठौच ये कहते हैं, अगर हम इनके बारे में बात करें तो जो कठौच हैं वो कहते हैं कि भाई, जो अगर आप ध्यान दीजिए इस बात को, कठौच कहते हैं कि शकों ने जब उत्तराखंड पे आक्रमण किया, हमें याद है ना, पहले शक फिर कुषाण आए वगैरह वगैरह, तो शक कभी भी उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में यानी पर्वतीय इलाकों में मध्य हिमालय तक नहीं पहुंच पाए। तो इसका मतलब है कि शक तो नहीं होंगे वो राजा। तो मतलब कठौच ये कहते हैं, एक संभावना व्यक्त करते हुए कहते हैं कि शक तो ऊपर नहीं पहुंच पाए, तो ऐसा तो नहीं कि इससे पहले यहां कुरुंद थे और कुरुंदों का ही एक राजा था जिसने भविष्य में इस रामगुप्त को पराजित किया हो, ऐसी एक कहानी गढ़ी जाती है। उन्होंने कोई दावा नहीं किया है, एक अनुमान लगाया है। तो खैर, जो इतिहास के विद्यार्थी हैं, शौकिया इतिहास को जानते हैं, तो वो इस कहानी को ठीक से समझते होंगे। और अगर जो लोग इतिहास इसके विद्यार्थी नहीं हैं, जैसे क्या कह रहे हैं कुरुंद, और जो लोग इतिहास के विद्यार्थी नहीं हैं, ये कहानी अगर नहीं भी सुनते हैं तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये है गुप्तकालीन महत्वपूर्ण राजवंश जिसका नाम है कर्तपुर राजवंश। अब बात करते हैं हम द्वितीय राजवंश के संबंध में। तो इस द्वितीय राजवंश के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले तो इसका नाम लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो नाम है वो है छागलेश का राजवंश, छागलेश का राजवंश। तो अगर हम इसके बारे में बात करें, तो देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है। तो इंपॉर्टेंट बात वो ये है, अगर हम इस वंश के बारे में बात करें तो ये एक दो ही राजवंश हैं मुख्यतः जो पता है हमें गुप्तों के टाइम पर। एक के बारे में तो प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है, और एक के बारे में जो पता चलता है तो उसका जो स्रोत है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये है लाखामंडल खंडित शिलालेख। तो अगर मैं दोहरा दूं दोबारा से इन बातों को, खंडित शिलालेख। तो देखिए, हमने कहा था कि हम अलग से वीडियो बनाएंगे, जितने बड़े बड़े अभिलेख हैं, इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं, अलग से बनाएंगे, तो उससे हमारा जो अध्ययन है वो सरल और गूढ़ हो जाएगा। तो अभी फिलहाल इतने बात कर लेते हैं लाखामंडल खंडित शिलालेख के बारे में, कि इस अभिलेख से ये पता चलता है कि देखिए, पहली बात तो ये है, हमने कहा था कर्तपुर राज्य के बारे में, कर्तपुर राज्य के बारे में प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है, लेकिन लाखामंडल जो खंडित शिलालेख है तो उसमें, इस शिलालेख में ना छागलेश नाम के राजा का पता चलता है। केवल छागलेश नहीं, उससे अलावा भी उससे पहले के कई राजाओं का पता चलता है। और श्री यशवंत सिंह कठौच जो हैं उन नामों का वर्णन करते हैं। तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। जैसे नरपति जयदास है, फिर उसके बाद जो नाम है वो मिटा हुआ है, फिर है गुहेश का नाम है, फिर अचल का नाम है, फिर नाम मिटा हुआ है छागलेश दास, रुद्रेश दास, छागलेश, और फिर उसके बाद नाम मिटा हुआ है। तो ये तमाम जो हैं इन राजाओं के नाम, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो खंडित शिलालेख, जो लाखामंडल खंडित शिलालेख है, तो उससे पता चलता है कि इस कर्तपुर राज्य के पश्चिम में ये छागलेश नाम का राजा राज कर रहा था। तो इसका वंश क्या है नहीं पता,
और क्या और विशेषता है, क्या क्रियाकलाप हैं, कुछ भी नहीं पता। केवल इतना पता चलता है कि यामुन क्षेत्र यानी यमुना क्षेत्र में ये वंश शासन कर रहा था। तो इस प्रकार से कर्तपुर राज्य के बारे में कुछ विशेष नहीं पता चल पाया और ना ही छागलेस वंश के बारे में कोई विशेष बात हमें पता चल पाई। अब आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस बात में। हमने क्या कहा कि गुप्तों के समय का उत्तराखंड, यानी हम दूसरे पार्ट को पढ़ चुके हैं। अब हम तीसरे पार्ट को पढ़ने वाले हैं और इसका शीर्षक होगा हमारा गुप्तों के पश्चात उत्तराखंड। तो अगर आप जरा ध्यान से देखिए इस बात को, अगर हम इसको देखें तो देखिए गुप्तों के पश्चात कब से कब तक, तो इसको ना, इस काल को हम 2 हिस्सों में विभाजित कर देते हैं इस प्रकार से। ध्यान से सुनिएगा, सरल सी बात है। मतलब ये गुप्तों के पश्चात उत्तराखंड, एक तो हम ये पढ़ने वाले हैं और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं हर्षकाल से हमारा कार्तिकेय वंश तक, कार्तिकेयपुर से पहले का वंश, से पहले का उत्तराखंड। अब इसका क्या मतलब होता है अभी आराम से हम समझ जाएंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा इस बात को। मतलब ये है कि देखिए कार्तिकेय वंश हमारा 3य अध्याय है। तो हम ये कह रहे हैं कि समुद्रगुप्त यानी गुप्त जब खत्म हो गए तो उसके बाद कौन कौन से राज्य आए और फिर हर्षकाल से लेके कार्तिकेय वंश के ठीक पहले तक कौन कौन से राजवंश आए, हम इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो इसको आप भूलिएगा नहीं। तो कुल मिला के अगर हम इसके बारे में बात करें तो जैसे, चलिए लिख ही लेते हैं, यहाँ पे सरल हो जाएगा हमारे लिए। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, जैसे यदुवंश को पढ़ने वाले हैं, जैसे हम इसको पढ़ने वाले हैं यदुवंश को इसके अंतर्गत, और इसके अलावा नागवंश को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये 2 काल पढ़ेंगे, 2 वंश पढ़ेंगे। और इसके अंतर्गत जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें हमने पढ़ने वाले हैं जैसे श्रुग, या चलिए जैसे कुछ नाम लिख लेते हैं, जैसे सुवर्ण गोत्र वंश ना, स्वर्ण गोत्र वंश, जैसे गोविषाण वंश, जैसे स्वर्ण गोत्र गोविषाण, ब्रह्मपुर वंश या राज्य ना, कल्याण वर्मन का राज्य। असल में आज गर्मी कुछ ज्यादा ही है, गर्मी कुछ ज्यादा ही है। और इसके अलावा सुग्न वंश, इतनी चीजें। तो देखिए यानी कि हम गुप्तों के काल के बारे में बात करेंगे तो उसमें भी हमने 2 हिस्सों में बांट दिया। गुप्तों के ठीक काल का उत्तराखंड जिसमें यदु और नागवंश पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद हर्ष और उसके पश्चात का उत्तराखंड, लेकिन कार्तिकेय वंश से पूर्व, क्योंकि कार्तिकेय वंश हमारा 3रा अध्याय है। तो इसमें हमने इतने वंश हमने अध्याय करने वाले हैं। तो एक एक करके पढ़ेंगे तो ये हमें ठीक से समझ में आ जाएगा। तो अब पहले हम बात कर लेते हैं क्रम के अनुसार यदुवंश के बारे में बात करते हैं ना। तो अगर हम यदुओं के बारे में बात करें, यदु के बारे में, तो पहले एक हेडिंग लिख लेते हैं सेपरेटली। तो ये है सिंहपुर का यदुवंश, सिंहपुर का यदुवंश। अब इसमें क्या खास बात है, इस बात को समझिए। सिंहपुर का यदुवंश, तो अगर हम सिंहपुर के यदुवंश के बारे में बात करते हैं तो देखिए इस वंश के बारे में जानकारी कहां से मिलती है, पहले हम इस बात को देखते हैं। तो इस वंश के बारे में जब जानकारी के बारे में बात करते हैं तो एक ना, अगर हम देखें तो एक है लाखा मंडल प्रशस्ति, लाखा मंडल शिलालेख, इसे प्रशस्ति भी कह देते हैं,
शिलालेख। तो इस वंश से पता चलता है हमें कि सिंहपुर में एक यदु वंश शासन कर रहा था। तो यदु वंश जो है, अगर हम सिंहपुर की बात करें तो विद्वानों ने इस सिंहपुर की पहचान वर्तमान लाखा मंडल से की है, लाखा मंडल से की है, ठीक है ना। और अगर हम इसके बारे में बात करें, अगर ये हमारा उत्तराखंड है, अभी इसको इतना ही बना लेते हैं, तो अगर ये लाखा मंडल वाला इलाका है तो यहाँ पे इसे सिंहपुर कहा गया है, सिंहपुर। अब इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा ध्यान से। तो हुआ क्या है, तो हुआ ये है कि इससे पता चलता है कि इस लाखा मंडल यानी सिंहपुर नामक जगह पर या इस इलाके पे यदु वंश राज कर रहा था। और ना सेन वर्मन इस वंश का संस्थापक था। सेन वर्मन वंश का संस्थापक था, ऐसा पता चलता है, ठीक है। अब इस वंश का एक शासक है जिसका नाम है भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मन। तो इसकी एक लड़की है और इस लड़की का जो नाम है, इस लड़की का जो नाम है वो है ईश्वरा। ईश्वरा। तो जो ईश्वरा है, इसका जो विवाह हुआ था ये जलंधर के शासक से हुआ था ना, जलंधर का राजकुमार है, राजकुमार। और इस राजकुमार का नाम है चंद्रगुप्त। तो ये जो चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त ये राजकुमार से ईश्वरा का विवाह हुआ था। और इस ईश्वरा ने ना लाखा मंडल में एक शिव मंदिर बनाया था और उस मंदिर से ही ये प्रशस्ति प्राप्त हुई है। और इस प्रशस्ति से ही इस यदु वंश का हमें पता चलता है और पता चलता है कि इस लाखा मंडल क्षेत्र में यह वंश शासन कर रहा था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रशस्ति है उत्तराखंड के इतिहास को जानने के लिए और इसमें हम एक बहुत डिटेल वीडियो अलग से बनाने वाले हैं। तो फिलहाल हमारे लिए एक ऐतिहासिक चीज़ तो हमें पता चल ही गई इस मंदिर के बारे में, और जो है ये हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यह है सिंहपुर का यदु वंश। अब हम बात करते हैं दूसरे वंश के बारे में, और ये जो दूसरा वंश है पहले इसका नाम लिख लेते हैं, और ये है नागवंश। नागवंश। तो अगर हम इस नागवंश के बारे में बात करें, नागवंश के बारे में, तो सबसे पहले बात ये आती है कि इस वंश के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है, ठीक है ना। तो जो जानकारी के स्रोत है ना, जानकारी के जो स्रोत हैं, तो दरअसल वो दो त्रिशूल अभिलेख हैं। और ये जो त्रिशूल अभिलेख हैं ये दो मंदिरों में हैं। तो एक है शुद्ध महादेव से ये मिलता है, शुद्ध महादेव, और दूसरा मिलता है गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर से, गोपेश्वर मंदिर से। ये दो अभिलेख मिलते हैं जो ये बताते हैं कि नागवंश जो है शासन कर रहा था। तो डॉक्टर कठौच कहते हैं गोपेश्वर मंदिर। अच्छा, एक बात मैं आपको बोल दूं पहले कि देखिए बोर्ड में लिखने में ना काफ़ी जो है दिमाग कई जगह पे बटा हुआ हो जाता है, तो कई बार मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। आप इस बात का लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। और जैसे मैंने एक वीडियो में ना जो कुषाण मुद्राएं थी, तो वहाँ पे हेडिंग में शायद मुझे याद आ रहा है कि मैंने वहाँ पे कुंद मुद्रा लिख दिया था। तो यहाँ पे विवेक की भी आवश्यकता है, थोड़ा सा सहयोग की अपेक्षा आप लोगों से। तो कई बार ऐसा पता नहीं चल पाता, कॉपी में लिखना और वाइट पैनल में लिखना एक बड़ा अलग अनुभव है। चलिए, तो अब इसके बारे में बात करते हैं जानकारी के स्रोतों। तो शुद्ध महादेव, गोपेश्वर मंदिर, त्रिशूल अभिलेख हैं ये, तो इनसे जानकारी में मिलती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है गोपेश्वर मंदिर अभिलेख, और इसके बारे में भी अलग से वीडियो बनेगा। तो फिलहाल अगर हम इसके बारे में बात करें तो कठौच कहते हैं कि ये जो वंश था ना, नागवंश, तो नागवंश का जो राज था वो कर्तपुर यानी जो गढ़वाल वाला इलाका है, तो गढ़वाल वाले इलाके से शायद ऊपर की ओर कश्मीर के कुछ इलाकों तक इनका राज रहा होगा, ऐसा श्री कठौच कहते हैं।
तो अगर हम बात करें तो गोपेश्वर मंदिर अभिलेख से 4 नाग राजाओं के हमें नाम मिलते हैं। तो वो जो नाम है पहले हम उनको अपने बोर्ड में लिख लेते हैं। तो पहला जो नाग है उसका नाम है स्कंदनाग, स्कंदनाग। दूसरा जो राजा है उसका नाम है विभुनाग, विभुनाग। तीसरा जो है उसका नाम है अंशुनाग, अंशुनाग। और जो चौथा है उसका नाम है गणपति नाग, गणपति नाग है। ठीक है ना। तो इन राजाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है और यह भी माना जाता है कि गणपति नाग इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था और इसी ने ये जो अभिलेख हैं ये स्थापित कराए थे। तो इस प्रकार से एक बात खास है। तो देखिए जो ये निकटवर्ती इलाका है, तो अभी हमने इससे पहले यहाँ पे यदु वंश के बारे में बात की थी। तो यह अनुमान लगाया जाता है कि जब नागों की शक्ति बढ़ी तो उत्तराखंड से यदु वंश का नाश हो गया, लेकिन कुछ समय बाद नाग भी समाप्त हो गए, पता नहीं क्यों और कैसे। तो ये केवल एक इतिहास के गर्भ में ही समाया हुआ है कि अचानक से महान नागवंश कैसे समाप्त हो गया। तो ये 2 वंश हैं जो कि गुप्तों के ठीक बाद उत्तराखंड में शासन कर रहे थे। और अब हम बात करने वाले हैं उन वंशों के बारे में जो हर्ष, देखिए जरा ध्यान से, जो हर्ष के काल में और हर्ष के बाद उत्तराखंड की धरती पर शासन कर रहे थे, जब तक कि महान जो है कार्तिकेय वंश उत्तराखंड में पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने में कामयाब नहीं हो गया। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से राजवंश जो हैं हर्ष और उसके पश्चात उत्तराखंड में शासन कर रहे थे। तो सबसे पहली बात तो ये है ना, इसकी अगर खास बात देखें तो हर्ष के टाइम पर एक चीनी यात्री आए थे जो है भारत में, और उनका नाम ह्वेनसांग था। तो ह्वेनसांग या युआनच्वांग जो हैं, तो उन्होंने वो हर्ष के दरबार में आए थे और वो उत्तराखंड भी आए। तो जब वो उत्तराखंड आए तो उन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत, जिसको हम सीयूकी भी कहते हैं, तो उस सीयूकी में उत्तराखंड के विभिन्न राज्यों का वर्णन किया है। तो ये जो भी हम वंश पढ़ने वाले हैं, तो अगर हम एक वंश को छोड़ दें तो बाकी वंश जो हैं वो ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत पर ही आधारित हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से राजवंशों के बारे में ह्वेनसांग वर्णन करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक जो है राज्य, और इसका नाम है श्रुग्न वंश, श्रुग्न वंश। ठीक है ना। तो अगर हम श्रुग्न के बारे में बात करें, अगर हम श्रुग्न के बारे में बात करें तो इसमें खास बात क्या है। तो श्रुग्न की खास बात ये है कि ये जो राजवंश है ना, ये राजवंश, तो सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत ये कहता है कि उसमें ये लिखा गया है इस श्रुग्न वंश के बारे में, श्रुग्न वंश के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा, कहा गया कि जो श्रुग्न वंश है, पहली बात तो ह्वेनसांग ने ना इसे सुलुकिन्ना कहा है। ठीक है। तो सुलुकिन्ना ये राज्य है, और इसमें जो है तो हर्ष ने क्या कहा है, ह्वेनसांग ने क्या है इसके बारे में ध्यान सुनिएगा। तो सुलुकिन्ना का जो ट्रांसलेशन किया गया है वो श्रुग्न राज्य के रूप में किया गया है। और ह्वेनसांग ने ये कहा है कि जो ये राज्य है इसके मध्य से यमुना नदी बहती थी, इसके पूरब में गंगा इसकी सीमा रेखा बनाती थी, और इसके उत्तर में ऊंचे ऊंचे हिमालयी पर्वत हैं, हिमालय है। ऐसा वृत्तांत बताया गया है ह्वेनसांग के द्वारा। तो विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि अगर देखें तो जो ये हिमाचल प्रदेश का जो सिरमौर वाला क्षेत्र है, हरियाणा का जो अंबाला वाला क्षेत्र है, और यूपी का जो सहारनपुर वाला क्षेत्र है, और ये उत्तराखंड का एक इलाका, तो इस इलाके में ये श्रुग्न जो राज्य है वो शासन कर रहा था, ऐसा पता चलता है। राजा कौन था, कौन से वंश में का था, ऐसा कुछ नहीं पता चलता, केवल राज्य का नाम हमें पता चलता है। तो विद्वानों ने इस श्रुग्न की पहचान आज हरियाणा के सुग नामक
इलाके से की है या गांव से की है। याद है आपको, हमने इसको कुड़िंदों में पढ़ा था और कुड़िंदों की तीसरी राजधानी के रूप में इसको माना गया था। तो ये है पहला राज्य जिसका नाम है सृग्न वंश। अब हम दूसरे राजवंश के बारे में बात करते हैं, और जो दूसरा राजवंश है सबसे पहले तो इसका नाम लिख लेते हैं, और ये है ब्रह्मपुर राज्य। ब्रह्मपुर राज्य। तो अगर हम इस ब्रह्मपुर राज्य के बारे में बात करें तो आपको ना बहुत ध्यान से इसको सुनना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण जो जानकारी हमें इस राजवंश के संबंध में प्राप्त होती है। तो अगर हम ब्रह्मपुर राज्य के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले सीधी सी बात है, हमने अभी भी बात की कि मुख्यतः ह्वेनसांग से पता चलता है इन राज्यों के बारे में। तो ह्वेनसांग ने ना ब्रह्मपुर राज्य को अपनी भाषा में जो है वो पोलो की मो पूलो कहा है, ठीक है ना। तो पोलो कीमो पूलो को हमने ब्रह्मपुर राज्य के रूप में परिवर्तित किया है। तो अगर इस ब्रह्मपुर राज्य के बारे में बात करें तो ह्वेनसांग के वर्णन से पता चलता है, अगर हम इसको देखें तो देखिए जो हमारा ये पूर्वी गढ़वाल है और ये जो कुमाऊं का जो क्षेत्र है, ये वाला पूरा क्षेत्र, अगर हम इस पूरे क्षेत्र के बारे में बात करें तो विद्वानों का ये कहना है कि यही जो था ये ब्रह्मपुर राज्य था। ब्रह्मपुर राज्य था। तो अगर हम इस ब्रह्मपुर राज्य के बारे में बात करें तो देखिए हमें क्या क्या पता चलता है। तो ह्वेनसांग के वर्णन से तो यही अनुमान लग पाया कि पोलो कीमो पूलो नाम का कोई राज्य था, और कुछ ज्यादा पता नहीं चलता। तो लेकिन एक खास बात यह है कि जो हमारा अल्मोड़ा है तो वहां से खेत से जो 2 तांबे के जो है पत्र पाए गए हैं, ताम्रपत्र अभिलेख पाए गए हैं, और इसीलिए इनको हम तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख कहते हैं। ताम्रपत्र अभिलेख कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। संख्या में ये 2 हैं। अब आराम से सुनिएगा इस बात को, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख हैं ये बहुत ढेर सारी जानकारी देते हैं, और वो जानकारी क्या क्या है इस बात को ध्यान से सुनिएगा। तो पहली बात तो ये पता चलती है कि ये जो इलाके के बारे में बात की थी तो यहां पर पौरव वंश राज कर रहा था, और पौरवों का जो राज्य है तो उसे पर्वताकार राजवंश कहा गया या राज्य कहा गया, यानी राज्य का नाम है ये, और इसकी राजधानी ना ब्रह्मपुर थी, ऐसा हमें तालेश्वर अभिलेख बताते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो क्या बताते हैं कि पौरव वंश शासन कर रहा था इस क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में जिसे ब्रह्मपुर कहा गया है या पोलो कीमो पूलो कहा गया है, और इसमें पौरव वंश का जो राज्य था तो उस राज्य का नाम पर्वताकार है, और इसकी जो राजधानी है, राजधानी इसका नाम ब्रह्मपुर है। तो अब ये ब्रह्मपुर है कहां दरअसल? तो विद्वानों ने ये कहा है कि असल में जो है ये विंसर महादेव है। तो विंसर महादेव के निकट पे कहीं पर जो है इनकी राजधानी रही होगी, ऐसा अनुमान है। और इसके अलावा इनके जो कुल देवता हैं, कुल देवता, तो इन्हें वीरणेश्वर स्वामी कहा गया है। तो वीरणेश्वर स्वामी मंदिर के निकट जो है इनकी राजधानी ब्रह्मपुर रही होगी, ऐसा इन तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेखों से पता चलता है। अगर हम इस अभिलेख के बारे में बात करते हैं तो पहले थोड़ी सी ना इसकी फोटो देख लेते हैं इनके बारे में। तो देखिए, अगर ध्यान से देखें, हम इस बात को ध्यान से देखें, डेटा स्पीड थोड़ा सा हल्की आ रही है। तालेश्वर अभिलेख, चलिए, तो आपको थोड़ा सा धुंधला सा दिखाई दे रहा होगा, इसमें धुंधला सा दिखाई दे रहा होगा। तो ये ताम्रपत्र अभिलेख है, और ऐसे ये संख्या में 2 हैं,
ठीक है ना, ऐसी संख्या में 2 हैं। और इन ताम्रपत्रों को मैं खुद अल्मोड़ा संग्रहालय जाके इनके दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। तो कुल मिला के मैं उन फोटोज को नहीं साझा कर सकता आपके साथ, वो इसलिए क्योंकि मुझसे लिखित में ये लिखवाया गया था कि मैं इनको सार्वजनिक ना करूं। तो ये गूगल में इमेज थी जिसे हमने कुछ सेकंड्स के लिए देख लिया। खैर, अब बात करते हैं आगे। तो ये जो तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख हैं, तो ये ना बहुत ढेर सारी जानकारी देते हैं। तो हमने क्या कहा, ब्रह्मपुर राज्य के बारे में पता चला कि ये राजधानी थी, राज्य जो था पौरव वंश का था और पर्वताकार राज्य का नाम था। इसके अलावा ना ढेर सारे अधिकारियों के नाम हमें प्राप्त होते हैं, अधिकारियों के नाम प्राप्त होते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं। मैंने ज्ञान गंगा से एक जो है लिस्ट बनाई है, आप भी उसको देखिए प्लीज। और इसको अगर आप देखें ध्यान से तो ये हैं इन अधिकारियों के नाम। तो आपको दिखाई दे रहा होगा इनको साफ साफ यहाँ पे। तो राजा है, प्रमातर है, भागिक है, नृपति, प्रतिहार, दंड, वासिक, महाराजाधिराज, तो तमाम आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप चाहते हैं तो ये तमाम सारे जो हैं अधिकारियों के नाम हमें प्राप्त होते हैं इन अभिलेखों से। दूसरी बात यहां पे ना भूमि मापन के कई स्केल भी उनका भी उल्लेख है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की भूमि के प्रकारों का भी वर्णन है, इन अभिलेखों में। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस वंश के कुछ राजाओं के नाम हमें इसमें मिलते हैं, तो उनको आप बहुत ध्यान से देखिएगा वो कौन कौन से राजा हैं। तो एक राजा मिलता है जिसका नाम है विष्णुवर्मन। तो जो विष्णुवर्मन है, विष्णुवर्मन, उसके बाद जो दूसरा राजा आ रहा है इसका नाम है वृषवर्मन, ठीक है। तीसरा जो है उसका नाम है अग्निवर्मन, और अगला जो राजा है चौथा, उसका नाम है द्विजवर्मन। और फिर है अंतिम एक राजा और मिलता है जिसका नाम है विष्णुवर्मन। चूंकि ये दूसरी बार आ रहा है तो इसको नाम दे दिया गया द्वितीय। तो देखिए अग्निवर्मन और विष्णुवर्मन ने इन ताम्र अभिलेखों को जो क्या किया था, ये निर्गत किया था या इनका निर्माण किया था। असल में ये भूमि दान से संबंधित अभिलेख हैं और तमाम जानकारी ये उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा ये अग्निवर्मन है ना, इसे सबसे प्रतापी शासक माना जाता है, सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। तो जो सबसे प्रतापी शासक माना जाता है, ऐसा क्यों माना जाता है, पहले इसको देख लेते हैं। इसके नाम के आगे श्री मिलता है और विद्वान ये कहते हैं कि जब गुप्तों का पतन हो रहा था तो उसके बाद स्वतंत्र पौरव वंश की जो स्थापना की, जब ये जो श्रीहर्ष का जब पतन हो गया तो श्रीहर्ष के पतन के पश्चात जो नए इंडिपेंडेंट स्टेट जो बनाई वो अग्निवर्मन ने बनाई थी शायद, इसीलिए इसको थोड़ा सा अतिरिक्त सम्मान दिया गया है। तो आप इस बात को देख पा रहे हैं कि पहली बात ये कि तालेश्वर अभिलेख से पहले ऐसा कोई अभिलेख उत्तराखंड में हमने नहीं सीखा पढ़ा जो इतनी ढेर सारी जानकारी देता हो। तो ये उत्तराखंड में सबसे पुराने ताम्रपत्र अभिलेखों में से एक है, एक बात। और दूसरी बात ये कि ये अभिलेख जो है इस वंश को ठीक ठीक ढंग से बहुत कुछ इस वंश के बारे में बता रहे हैं। तो अगर लिखित जानकारी मिल रही है और हमने उसको पढ़ भी ली है तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो राज्य है ब्रह्मपुर, तो ये उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश बैठता है। लेकिन एक बात और भी है, इसके बाद हम जो अगले अध्याय में जो पढ़ने वाले हैं वो कार्तिकेयपुर वंश पढ़ने वाले हैं, तो उनकी भी जानकारी अभिलेखों से ही मिलती है। लेकिन वो एक पूरे उत्तराखंड पर राज करने वाला राज्य था। अगर बड़े स्तर पे बात करें तो कार्तिकेयपुर वंश पहला ऐतिहासिक वंश बैठ सकता है, और अगर हम सामान्य स्तर पे बात करें तो ये हमारा ब्रह्मपुर राज्य है जो ऐतिहासिक वंश की कसौटी पे खरा उतरता है। लेकिन हम इस प्रश्न पे नहीं उलझेंगे कि पहला कौन था और किसको माना जाता है। जहां पे विवाद हो तो वहां से परीक्षाओं में प्रश्न नहीं बनते हैं।
खैर, तो इस प्रकार से तो इस अभिलेख के बारे में हम डिटेल्ड जो है अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी फिलहाल इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा थी, इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा। अब हमें अगले राज्य के बारे में बात कर लेनी चाहिए। तो जो अगला राज्य है इसका नाम है सुवर्ण गोत्र वंश। सुवर्ण गोत्र वंश। तो अगर हम इसके बारे में बात करें सुवर्ण गोत्र के बारे में, तो ध्यान से समझिएगा इस बात को। सुवर्ण गोत्र, ठीक है। तो अगर हम इसके वंश के बारे में बात करते हैं तो देखिए ह्वेनसांग ने ना इसे नहीं, मुझसे गलती हो रही है, इसका नाम लिखा है सुफालाना, थोड़ा टिपिकल हो रहा है मामला, लाना कीयू तालु, ये लिखा है। तो जो स्वर्ण गोत्र वंश है तो ये था कहां? तो विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि ये जो तिब्बत वाला इलाका था ना, ये वाला इलाका, तो यहां पर ये स्वर्ण गोत्र था, ऐसा पता चलता है, स्वर्ण गोत्र। और इसे ना स्त्री राज्य भी कहा जाता था, स्त्री राज्य ये भी माना जाता है। और जो कश्मीर का महान शासक है जिसका नाम ललितादित्य है, ललितादित्य मुक्तापीड, तो इसने इस स्त्री राज्य को जीता था, ऐसा हमें इतिहास के तथ्यों से पता चलता है। तो इतना ही पता चलता है हमें स्वर्ण गोत्र के बारे में। और अब बात कर लेते हैं अंतिम वंश के बारे में, जिसकी जानकारी तो हमें है लेकिन वो ह्वेनसांग के वर्णन से नहीं है। और ये जो हमारा वंश है तो ये हमारा कल्याण वर्मन का वंश है, कल्याण वर्मन का वंश है, वर्मन का वंश है। तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं कल्याण वर्मन के वंश के बारे में, तो इसके बारे में जो जानकारी हमें मिलती है ना, इसके बारे में जो जानकारी मिलती है, ये पलेठी मंदिर अभिलेख से मिलती है, मंदिर अभिलेख से मिलती है। और ये जो पलेठी मंदिर अभिलेख है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी बहुत हम अलग से अध्ययन करेंगे। तो पलेठी मंदिर अभिलेख से पता चलता है कि जो ये देवप्रयाग वाला इलाका है ना, ये जो देवप्रयाग वाला इलाका है, देवप्रयाग उसके निकटवर्ती उस इलाकों में, तो यहाँ पर कल्याण वर्मन नाम का कोई राजा राज कर रहा था और कोई विशेष जानकारी इस संबंध में प्राप्त हमें नहीं होती है। तो ये हैं हर्ष के पश्चात के राजवंश जिनका हमने डिटेल में स्टडी कर लिया है। तो अब हम अपने इस वीडियो को यहीं विराम दे देते हैं क्योंकि हमारा भाग द्वितीय भी समाप्त हो गया है। हालांकि इसकी लेंथ थोड़ी बड़ी हो गई होगी, लेकिन इसका कारण ये है कि इसमें छोटे छोटे राजवंश थे और मुझे उसको फिर से एक और वीडियो में बांटना ठीक नहीं लगा। तो आज इतना ही करते हैं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।